नमस्कार दोस्तों। हमारी आज की कहानी है बेटे का फर्ज। जगदीश प्रसाद के देहांत को अभी 4 दिन ही हुए थे। 12 दिन का शोक चल रहा था। जगदीश प्रसाद के तीनों बेटे और गांव के बहुत सारे लोग वहीं पर बैठे हुए थे। तभी एक गाड़ी आकर जगदीश प्रसाद के घर के सामने रुकती है। तभी उसमें से एक व्यक्ति बाहर निकलता है और लोगों के बीच जाकर बैठ जाता है। तभी वह पूछता है गांव वालों से, जगदीश प्रसाद का वारिस कौन है? सभी गांव वाले जगदीश प्रसाद के तीनों बेटों की तरफ इशारा करते हैं। तभी वह तीनों भाई बोलते हैं, बताइए क्या बात है, हम तीनों ही उसके बेटे हैं। तभी वह व्यक्ति बोला, जगदीश प्रसाद आज से 20 साल पहले शहर में नौकरी किया करता। एक बार उसे पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, तब मैंने उसे ब्याज पर पैसे दिए थे, परंतु वह आज तक भी उन्हें लौटा नहीं पाया। ब्याज लगाकर अब 20 लाख रुपए का कर्ज हो चुका है जगदीश प्रसाद जी पर। तभी यह सुनकर वहाँ पर बैठे सभी लोगों के बीच में खुसर फुसर होने लगी। तीनों बेटे भी एक दूसरे का मुंह देखने लगे। तभी बड़ा बेटा, जो एक सरकारी नौकरी करता था, खड़ा हुआ और बोला, आप एकदम से आकर कैसे बोल सकते हो कि हमारे पिताजी पर 20 लाख रुपए का कर्ज है? तुम्हारे पास इसका कोई सबूत है? तभी वह आदमी बोला, मैं पेशे से एक वकील हूँ, तो इतना मूर्ख तो नहीं हूँ कि किसी के पास इतनी बड़ी रकम मांगने के लिए बिना सबूत के चला आता। यह देखो, मेरे पास तुम्हारे पिताजी द्वारा लिखा गया एक अनुबंध पत्र है, जिस पर सब कुछ साफ साफ लिखा है और तुम्हारे पिताजी के हस्ताक्षर भी है। यह सुनकर बड़ा बेटा बोला, मैं किसी अनुबंध पत्र को नहीं मानता, मुझे तो आप फ्रॉड लगते हो। 20 साल तक तुम चुप बैठे रहे और आज जब मेरे पिताजी का निधन हो गया है तो तुम पैसे मांगने चले आए। यह सब क्या है? और हाँ, अगर मेरे पिताजी ने पैसे लिए भी हैं तो भी वह करार उनके साथ ही ख़त्म हो गया है, इसलिए कृपया करके यहाँ से चले जाइए। हम आपको कोई पैसे नहीं देने वाले। तभी जगदीश प्रसाद का दूसरा बेटा, जो बिल्डिंग मटेरियल का काम करता था, खड़ा हुआ और बोला, वकील साहब, आप जिन पैरों से पैसे मांगने के लिए आए हैं, कृपया करके उन्हीं पैरों से वापस चले जाइए। हम आपको कोई पैसे नहीं देने वाले। अगर आपको पैसे चाहिए ही थे तो जब पिताजी जीवित थे तभी आ जाते। वकील बोला, पैसे लेने का करार आज के दिन का ही तय हुआ था, और रही बात जाने की तो मैं चला जाऊंगा, लेकिन यह बिल्कुल मत सोचना कि मैं अपने पैसों को भूल जाऊंगा। मैं कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाऊंगा। वैसे तो मैं यह बिल्कुल नहीं चाहता था, क्योंकि जगदीश प्रसाद जी के साथ मेरे संबंध काफ़ी पुराने और बहुत ही अच्छे थे। इसलिए मैं नहीं चाहता कि उनके मरने के बाद उनके पूरे गांव वालों में बदनामी हो। आगे तुम्हारा फैसला है। मैं तुम्हें कुछ रियायत दे भी दूंगा, मगर पहले तुम लोग कर्ज चुकाने के लिए हाँ तो करो। जगदीश प्रसाद के तीनों बेटे चुप खड़े रहे। किसी ने भी कर्ज के लिए हाँ नहीं बोला। वकील साहब ने कहा, यहाँ पर तुम्हारे गांव के सभी लोग, रिश्तेदार, सगे संबंधी बैठे हुए हैं। क्यों अपने पिताजी की इज्जत को सबके सामने उछाल रहे हो? इतना सुनते ही जगदीश प्रसाद जी का सबसे छोटा बेटा, जो कि एक छोटा सा किसान था, खड़ा हुआ और बोला, मुझे दिखाइए वह पेपर जिस पर मेरे पिताजी ने हस्ताक्षर किए थे। मैं उनका कर्ज चुकाने के लिए तैयार हूँ, परंतु मरने के बाद मैं उनकी बेइज्जती नहीं होने दूंगा। तभी उसकी पत्नी, जो बाकी सभी औरतों के साथ गेट पर खड़ी हुई थी, उनकी सारी बातें सुन रही थी, वह अपने पति को अंदर ले जाती है और कहती है, यह सब आप क्या बोल रहे हो?
आपको पता भी है आप इतनी बड़ी रकम कहाँ से लेकर आओगे? 20 लाख की बात तो दूर, हमारे पास तो 20,000 भी नहीं है। आपके दो बड़े भाई तो इतने संपन्न और समृद्ध है, फिर भी कर्ज चुकाने के लिए हाँ नहीं भर रहे हैं। हमारे पास तो एक ज़मीन का छोटा सा टुकड़ा ही है जिससे हम अपना गुजर बसर कर रहे हैं। जगदीश प्रसाद के छोटे बेटे का नाम राजेश था। दो बड़े बेटे को तो जगदीश प्रसाद ने पढ़ा लिखा कर नौकरी पर लगा दिया था। फिर वह बीमार रहने लगे तो छोटे बेटे राजेश की जिम्मेदारी दोनों बेटों को दे दी, परंतु इन दोनों ने कभी भी राजेश पर कोई ध्यान नहीं दिया और अपने जीवन में मस्त हो गए। राजेश अपनी पढ़ाई भी पूरी नहीं कर पाया, इसलिए वह कारोबार भी नहीं कर सका। दोनों बड़े भाइयों ने कभी उसकी कोई आर्थिक मदद नहीं की। बस जो तीनों भाइयों के हिस्सों में थोड़ी थोड़ी ज़मीन आई थी उसी में वह खेती कर कर अपना गुजारा करता था। परंतु आज उसे पता था कि वह थोड़ी सी ज़मीन भी उसके हाथ से जाने वाली थी, क्योंकि कर्ज देने के लिए उसके पास और कुछ नहीं था। वह अपनी आंखों में आंसू लेकर अपनी पत्नी से बोला, मैं यह ज़मीन के पेपर वकील साहब को दे दूंगा, लेकिन अपने पिताजी की इज्जत को उछलने नहीं दूंगा। उसकी पत्नी रोते हुए बोली, आपकी इसी आदत के कारण हम आज तक गरीब हैं। कृपया करके उस ज़मीन को मत बेचिए, उसके बिना हम भूखे मर जाएंगे। इस ज़मीन के टुकड़े के सहारे तो हमारी जिंदगी कट रही है। अब राजेश अपनी पत्नी के कंधों पर हाथ रखते हुए बोला, तुमने हमेशा मेरे हर सुख दुख में साथ दिया है। क्या आज इस समय जब मेरे पिताजी की इज्जत का सवाल है तुम मेरा साथ नहीं दोगी क्या? तुम यह चाहोगी कि मैं हमेशा गांव वालों के सामने सर झुकाकर रहूं? तुम आज तक मुझे एक सच्चा मर्द कहती आई हो, फिर क्यों आज मुझे नामर्द बनाने पर तुली हो? इतना सुनते ही पत्नी लज्जित हो गई और बोली, मुझे माफ़ कर दीजिए, आप जो भी फैसला करेंगे मैं उसमें आपके साथ हूँ। और रही बात पेट भरने की, तो उसके लिए मुझे आपके बाजुओं पर पूरा भरोसा है। आप हमें कभी भी भूखा नहीं सोने देंगे। यह सुनकर राजेश को जोश आया और वह बाहर आ गया। सभी गांव के लोग बाहर बैठकर अभी भी खुसर फुसर कर रहे थे। वकील राजेश को देखकर हंसते हुए बोला, क्या तुम अभी भी पिता का कर्ज चुकाने के लिए तैयार हो या तुम्हारी पत्नी ने मना कर दिया है? राजेश हंसते हुए बोला, वकील साहब, वह एक मर्द की पत्नी है, इसलिए आप सिर्फ सबूत दिखाइए, मैं कर्ज चुकाने के लिए तैयार हूँ। हाँ, मेरे पास पैसे तो नहीं है, परंतु मैं अपने हिस्से की ज़मीन आपको दे दूँगा। मैं अपने पिताजी पर कोई कर्ज नहीं रहने दूँगा। इतना सुनकर वकील दोनों भाइयों की तरफ देखा और कहता है, क्या तुम भी कर्ज चुकाने में इसका साथ दोगे? दोनों भाई निर्लज होकर बैठे रहे और कुछ जवाब नहीं दिया। उसके बाद वकील साहब ने बताया कि आज से 20 साल पहले मैं और जगदीश प्रसाद जी ने कुछ शेयर खरीदे थे। उस समय इनकी कीमत 20,000 रुपये की थी और हम दोनों में यह तय हुआ था कि यदि हम दोनों में से किसी एक की मृत्यु होती है तो यह शेयर बेच दिए जाएंगे और जो रकम मृतक के हिस्से में आएगी उसे जीवित हिस्सेदार उसकी योग्य संतान तक पहुंचाएगा। उसे समय के हालात को देखते हुए जीवित हिस्सेदारी के पास इस बात का पूरा अधिकार होगा कि वह इस रकम को बराबर भाइयों में बांटे या फिर एक योग्य बेटे को दे। यह उसकी मर्जी पर निर्भर करता है। अब क्योंकि मैं जगदीश प्रसाद का जीवित हिस्सेदार हूँ तो मुझे यह पूरा हक है कि मैं यह रकम किसको दूँ। मैं यह फैसला नहीं कर पा रहा था कि मैं तुम तीनों में से किसको यह पैसे दूँ, इसलिए मैंने यह कर्ज का नाटक रचा। जगदीश प्रसाद जी पर कोई कर्ज नहीं था, बल्कि शेयर बेचने के बाद 20 लाख रुपए उनके हिस्से में आए हैं, जो मैं अब उनके छोटे बेटे राजेश को देने जा रहा हूँ, क्योंकि वही उनका योग्य बेटा कहलाने के लायक है। क्योंकि जो बेटे अपने पिता का ऋण चुकाना अपना कर्तव्य नहीं समझते, उनका पिता की धन संपत्ति में भी कोई अधिकार नहीं होता।
इतना सुनते ही सभी गांव के लोग चकित रह गए। अब दोनों भाई भी एक दूसरे का मुंह देखने लगे और उनकी बीवियां, जो कुछ समय पहले अपने देवर को पागल समझ रही थी, अब अपने ही पतियों को खा जाने वाली नज़रों से देख रही थी। अब वकील का इशारा करते ही उसके आदमी 2 सूटकेस लेकर आ गए। वकील ने वे दोनों सूटकेस राजेश को दे दिए। यह देखकर वहाँ पर सभी विराजमान लोगों ने राजेश के सम्मान में तालियां बजानी शुरू कर दी। कुछ देर बाद जब राजेश दोनों सूटकेस लेकर अंदर गया तो उसकी पत्नी रोते हुए बोली, आज समझ में आया कि सच्चाई, ईमानदारी और खुददारी के रास्ते में कांटे और दुख तो बहुत मिलते हैं, परंतु भगवान एक दिन सुनते अवश्य है और जब सुनते हैं तो छप्पर फाड़ के देते हैं। दोस्तों, यह बात एकदम सत्य है। और दूसरी बात, यदि एक बेटा अपने पिता की संपत्ति में हिस्सेदारी रखता है तो उसका यह कर्तव्य होता है कि वह अपने पिता के हर सुख दुख में उसका हिस्सेदार बने। दोस्तों, कहानी पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।